हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का आप लोगों को 20 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हमने एक अंतिम प्रयास के रूप में अंतिम सीरीज़ रखा है कि ये 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को मिक्स करके रखा है। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सुंदर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर यदि हमें ऊंची मीनार है या कोई ऊंचा भवन है, तो उसके लिए हम कौन से दर्पण का यूज करेंगे? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो अगर यदि हमें कहीं यानी बड़ी इमारत देखना हो, या आप लोग देखे होंगे कि गाड़ियों का जो प्रतिबिंब होता है, तो उसको देखने के लिए, गाड़ियों के प्रतिबिंब देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और तथा छोटा बनता है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर देखो इमारत तो बहुत बड़ी है, तो अगर इमारत बहुत बड़ी है तो अगर उसका हमें प्रतिबिंब देखना है, तो क्या हम इमारत के बराबर कांच लेके आएंगे, दर्पण लेके आएंगे? नहीं। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है कि वह यानी कि क्या करता है कि अपने उस पे, दर्पण पे उनको अट्रैक्ट करेगा, यानी उस पे जो किरण पड़ेगी और वो यानी कि एक केंद्र पे वो करके, यानी कि उनको अपने पूरे, यानी छोटा सा भी दर्पण रहेगा तो उसमें भी दिखा देता है। ठीक इसीलिए गाड़ियों के जो आ, शीशे होते हैं वह किसके बनाए जाते हैं? उत्तल दर्पण के ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि एक शिक्षिका बोतल के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। ए में छोटी चम्मच आसुत जल की और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है, और बी में 2 छोटी चम्मच आसुत जल की और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है, और सी में 2 छोटी चम्मच आसुत जल और थोड़ी सी शर्करा डालती है। तो उपरोक्त विलयन में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करेगा? तो विद्युत का चालन इनमें से कौन सा करेगा? केवल सी, केवल ए और बी, या केवल ए और केवल ए और सी? तो विद्युत का चालन कौन कौन करेगा? तो देखो, पहले में क्या की है? 2 छोटी चम्मच आसुत जल की और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डाली है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस किस में टूटेगा? H प्लस आयन और क्लोराइड आयन पे। ठीक, तो मतलब इस पे क्या है? हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन है। तो ये क्या करेगा कि विद्युत का यानी कि चालन कहलाएगा। ठीक, यानी इसमें आवेशित कण हैं। ठीक, मतलब कि चालन कौन करते हैं? जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। आयनों के कारण ही तो विद्युत का चालन होता है। ठीक, और अगला है कि कास्टिक सोडा। तो अगर कास्टिक सोडा NaOH, ठीक, तो ये भी Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, मतलब इसमें भी आयन है, ये भी गति करेंगे। ठीक, मतलब कि ये भी चालन होंगे, विद्युत के चालक होंगे। आसुत जल थोड़ी सी शर्करा डालते हैं। तो अगर जब शर्करा जल में घुलती है तो क्या हो जाती है? वह पूरी तरह से घुल जाती है, आयनित हो जाती है ना, तो उसमें जो होंगे शर्करा का क्या होगा? ये विद्युत का चालन नहीं होगा। तो अब इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो विद्युत का चालन वह कौन कौन करेगा? ए और बी। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए। क्या है कि पहला है S1 कि हम चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, और दूसरा है चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो क्या होगा? S1 और S2 दोनों सत्य है तथा S1 के लिए S2 सही कारण है, या S1 और S2 दोनों सत्य हैं, परंतु S1 के लिए S2 कारण सही नहीं है, या S1 सही नहीं है तथा S2 सही है, या S1 और S2 दोनों सही नहीं है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि देखो देखो, हम चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। तो
क्या ये कथन सही है? तो ये कथन तो मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो अगर चाँद है तो चाँद में भी गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव किया जाता है। और चाँद में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका 1/6 हिस्सा होता है, ठीक? 1/6वां भाग होता है। इसलिए जो चाँद होते हैं तो चाँद पर वस्तुओं का जो वजन होता है काफ़ी कम होता है, ठीक? और अगला है कि चाँद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो यानी कि बात की जाए कि जो चाँद है तो चाँद में यानी कि श्वसन लेने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि S1 सही नहीं है तथा S2 सही है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, ठीक? अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृमण्य मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है? जो मृमण्य मृदा है मतलब जो क्ले सॉइल है, क्ले मिट्टी होती है, तो उसके गुण क्या है? इस मृदा में जल शीघ्रता से निकल जाता है। इस मृदा में बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होती है। यह मृदा केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है। यह मृदा बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है। तो सटीक रूप से यह किसका वर्णन कर, तो देखो जो क्ले होता है तो वह क्ले क्या करता है कि यानी कि जो क्ले होता है यह अच्छी बनावट और उच्च धारण क्षमता प्रदान करती है। और यह क्या होती है कि ये गीली होने पर चिपचिपी टाइप पे लगती है ना, लेकिन ये सूखने पर कैसी हो जाती है? चिकनी हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा घनी होती है, घनी प्रकार की मृदा होती है, ठीक? तो घनी प्रकार की मृदा होने के कारण यह क्या करती है? यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रहती है। तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। इसलिए जो क्ले होता है तो क्ले का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो पाइप और वस्तुएं, उपयोगी बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है कि क्यों जलीय पादपों में सुविकसित मूल तंत्र नहीं होता है? पहला, ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, या उन्हें जल को अवशोषित करने के लिए लंबी मूलों की आवश्यकता नहीं होती, या उन्हें खनिजों को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती, यह उन्हें जल में तैरते रखने में सहायता करता है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो जलीय पादपों में जो सबसे सुविकसित मूल तंत्र मतलब रूट जो होती है वह क्यों नहीं होती है? तो क्यों? इस पे राइट आंसर जाएगा कि उन्हें जल को अवशोषित करने के लिए लंबी मूलों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो जो जलीय पादप है वो तो जल में ही है। तो जब जल में ही है तो यानी कि उनको तो प्रॉपर तरीके से जल मिल रहा है। तो उस पे तो रूट की आवश्यकता नहीं है। रूट क्या करती है कि जमीन के अंदर जाती है और वह क्या करती है? जल को खोजने का काम करती है और जल को यानी कि अपने पूरे शरीर के बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। तो उसपे कौन से टिश्यूज रहते हैं? तो जाइलम जो रहता है, जाइलम जड़ से जल को पहुंचाने का काम करता है, ठीक? तो अपना राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है? स्थिर गति से बढ़ती प्रवणता के साथ एक वक्रित रेखा, या समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, या समय अक्ष के साथ अचल परिमित प्रवणता पर बनी एक सीधी रेखा, या वेग अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। तो क्या शो करता है? तो देखो जो शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ है तो वह क्या करता है कि समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा शो करता है, ठीक? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है तो पिंड द्वारा की गई दूरी में भी कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए जो एक रेखा बनती है वह कैसी बनती है? समांतर बनती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः दर्पण से 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर है। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर होती है, जबकि शिक्षा दर्पण की ओर 6 मीटर चलती है। तो रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है? रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हैं।
या दर्पण से रमन 10 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी पर है, या दर्पण से रमन 5 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी पर है, या रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग कैलकुलेट करिए। तो देखो, जो अगर रमन की प्रारंभिक दूरी बात की जाए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए जब तक मैं थोड़ी से आप लोगों को हिंट देता हूँ। जो प्रारंभिक दूरी है वह कितनी है, 8 मीटर रमन की, और जो शिक्षा की है प्रारंभिक दूरी वह कितनी है, 11 मीटर है। ठीक। अब उसकी नई स्थिति जो बन रही है वह क्या बन रही है, कि मतलब कि जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी चलता है, यानी कि रमन की नई स्थिति क्या बन रही है, अपनी जगह से चलता है और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी बन रही है, 10 मीटर बन रही है। ये कैसी है, नई स्थिति बन रही है। ठीक। और क्या बोल रहा है कि जबकि शिक्षा दर्पण की ओर 6 मीटर चलती है और रमन और शिक्षक स्थिति की दूरी क्या होगी। ठीक। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है। तो देखो, जो रमन और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी है वह दर्पण से रमन की दूरी की कितनी है, 2 गुनी है। ठीक। कितनी है, 2 गुनी है। ठीक। तो यानी कि उसके बीच की दूरी कितनी है, 2 गुनी है। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो ये रमन की नई स्थिति दर्पण से उसकी दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। ठीक। अब क्या पूछा था कि शिक्षा की नई स्थिति की दूरी। तो देखो, जो रमन की है वो तो मिल गई अपने को, अब जो शिक्षा की नई स्थिति की दूरी है, तो शिक्षा की प्रारंभिक स्थिति से दर्पण की दूरी यानी कि कितनी चलती है, 6 मीटर चलती है। 6 मीटर चलती है ना। और उसकी दर्पण से नहीं, यानी उसकी दूरी कितनी थी, 11 मीटर। तो 11 - 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 मीटर आ जाएगा। तो इस पे अगर नई स्थिति किसका पूछा है, तो रमन और शिक्षा की दोनों पूछा है, तो रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, कि एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है, निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, या उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। उसे मछली की आभासी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए, या उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए। तो उसको कैसे मारनी चाहिए, देखो। अब ये क्या है, एक जलाशय है और यहाँ पे क्या है, मछली है। ठीक। ठीक। यहाँ पे मछली है। तो आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की किरण है वो यानी क्या होती है, मुड़ जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। और जो प्रकाश है यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो अपवर्तन के अनुसार जो क्या होगा, कि अविलंब की ओर ये झुक जाएगा। यानी कि हमें जो मछली है, तो अगर हमें जो मछली की एक्यूरेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक। जो अगर मछली की बात करें तो मछली यहाँ पे है और हमें दिखाई कहाँ पे दे रही है, यहाँ पे। तो अगर देखो वो यहाँ पे अगर सीधी मारेगा, तो यानी कि सही नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसके नीचे बर्छी मारेगा, ठीक, तो सही होगा। तो उसे क्या करना चाहिए, मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के संदर्भ में सही है। तो देखो, सर्पी घर्षण,
लोटनिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण, या स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण या लोटनिक घर्षण, या स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण, या लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो घर्षण, किस घर्षण का सबसे मान अधिक होता है? घर्षण होता क्या है? तो घर्षण वह बल होता है जो दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक, मतलब कि यानी कि किसी सतह पर रखे पिंड को रोक देना या खुरदुरी सतह पर रखी हुई वस्तु को धीमा कर देता है। ठीक, यह किसकी वजह से होता है? घर्षण बल की वजह से होता है। और सर्पी घर्षण क्या है? तो जब कोई वस्तु फिसल रही हो तो उनके बीच जो बल लगता है वह क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण लगता है। और लोटनिक घर्षण क्या है? जब एक वस्तु क्या होती है, दूसरी सतह पर लुढ़कती है तो वह लोटनिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु यानी स्थिर रखी होती हुई तो उस पर जो घर्षण बल कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो स्थैतिक घर्षण बल। तो इसमें सबसे अधिक घर्षण बल किसमें होगा? तो लोटनिक में होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि लोटनिक का घर्षण का मान, सॉरी, जो लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होगा इस पे। ठीक, इसीलिए तो बोला जाता है कि यानी कि वस्तुओं को ले जाने के लिए पहियों का उपयोग क्या करते हैं? ले जाने के लिए पहियों का उपयोग किया जाता है। तो जो घर्षण का मान होगा सबसे कम किस में होगा? लोटनिक घर्षण में। फिर उसके बाद सर्पी घर्षण और फिर स्थैतिक घर्षण में। मतलब कि स्थैतिक जो घर्षण होता है उसमें क्या होता है? घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु क्या होती है? रुकी हुई होती है। अगर घर्षण नहीं लगेगा तो समझ लो, अगर घर्षण लग रहा है तभी तो वो क्या है कि रुकी हुई है। अगर घर्षण नहीं लगता तो वह नहीं रुकती। ठीक, तो जो सबसे अधिक घर्षण का मान होता है वह किस में होता है? तो बी में है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो गुड़हल में कौन सा सिरा विन्यास जालिका रूपी जड़, रेशेदार जड़, या गुलाब में जालिका रूपी? तो ये बताइए कि कौन सा सही नहीं है। तो देखो, जो गुड़हल होता है तो गुड़हल में जो सिरा विन्यास होता है वह कैसा होता है? जालिका रूपी होता है, ये सही है। और उसमें जो जड़ होती हैं वह कैसे होती हैं? रेशेदार जड़, तो ये भी सही है। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए जो गुलाब है तो गुलाब में जो जालिका रूपी और मूसलाधार जड़ होती है, तो देखो उसमें तो आ, जो मूसला जड़ होती है तो ये तो मूसला जड़ नहीं होती, लेकिन उसमें फाइब्रस रूट होती है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और ये यहाँ पे बांस होगा। ठीक, तो बांस, बांस में जो शिरा विन्यास होता है समांतर होता है, लेकिन जो रेशे जड़ होती है वह रेशेदार जड़ ठीक, तो बिल्कुल रेशेदार जड़ ही होती हैं। आप लोग कभी बांस को उखाड़े होंगे, देखे या कि देखे होंगे कि बांस के ऊपर ही भी यानी कि लंबी पतली पतली सी रेशे टाइप पे निकली रहती हैं। और धान, धान में क्या है कि जालिका रूपी और रेशेदार जड़। तो नहीं, तो धान में जो शिरा विन्यास होता है वह जालिका रूपी नहीं होता है। ठीक, वह कैसा होता है? समांतर होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कि जो समुच्चय सही नहीं है वह कौन कौन नहीं है? तो बी और डी नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि परख नली में 3 विलियन ए, बी और सी लिए गए हैं। इनमें चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया, बी रंगहीन रहा, जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो ए, बी और सी की प्रकृति क्या होगी? ए अम्लीय होगा, या बी क्षारकीय होगा, या सी लवण? तो देखो, इस पे डायरेक्ट हम बात करते हैं कि जो चाइना रोज होता है वह कैसा होता है? सूचक का काम करता है। ठीक, तो अगर यदि हमें वह हरा रंग बता रहा है तो हम पीएच से, यानी कि पीएच के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और जो पीएच स्केल है, सबसे पहले कि पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। तो देखो इसमें 0 और 7 से, यहाँ पे 0 और 1 2, अगर 7 से कम है तो 7 से कम पीएच है तो वह अम्लीय होता है। और 7 से अधिक है तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक, तो अगर यदि चाइना रोज सूचक कैसा बता रहा है
क्यों, यानी उसका यानी कि रंग हरा हो गया है। तो हरा हो गया है तो वह किसका सूचक है, यानी कि वह क्षारीय विलयन है उस पे। ठीक। और यदि अगर यदि किसी यानी विलयन पे चाइना रोज सूचक को डालते हैं, वह रंगहीन हो जाता है, तो मतलब कि उदासीन विलयन है। तो मतलब कि उदासीन या पीएच पैमाने पे कैसा है, यानी कि 7 के निकट है। ठीक। क्योंकि 7 से अगर कम है तो वह अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय, लेकिन वह 7 के समीप ही है तो कैसा होगा, उदासीन ही होगा। ठीक। तो मतलब ये कैसा होगा, लवड़ी होगा। ठीक। और अगला है कि अगर यदि चाइना रोज को हम डालें तो उसका रंग कैसा हो जाए, गुलाबी हो जाए, तो वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, क्षार की, लवण और अम्लीय। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे क्वथनांक होगा या क्वथन लिख लीजिए। ठीक। कलिका का पुष्पण, घास काटना, गर्म करने पर लोहे का फैलना, जल का क्वथन। ठीक। तो इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताना है। ठीक। तो कौन सा विकल्प सही है, तो देखो, ये जो कलिका का पुष्पण है, घास काटना है, ये सभी कैसे होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक। और गर्म करने पर लोहे का फैलना और जल का क्वथनांक, ये सभी क्वथन कैसे हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है कि देखो, यदि किसी उत्पाद का रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो यह परिवर्तन होता है तो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। मतलब कि जो इसका अंतिम उत्पाद है वह कैसा होता है, प्रारंभिक उत्पाद से भिन्न होता है। तो अगर यदि हम क्या करेंगे कि जो अगर कलिका है तो कलिका किस में बन गई, पुष्प में बन गई, तो वो उसका रूपांतरण हो गया। घास कट गई, घास पहले लंबी थी, फिर उसका रूपांतरण हो गया, यानी कि दूसरे रूप पे चली गई। ठीक। गर्म करने पर लोहे का फैलना, लेकिन वह अपनी अवस्था में ही है ना, लोहा तो लोहा ही है। ठीक। जल का क्वथनांक, यानी कि पानी गर्म हो गया लेकिन वह पानी ही रहा, तो ये कैसे हो गए, ये दोनों हो गए उत्क्रमणीय परिवर्तन, और ये कैसे हो गए, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस पे। अगला है कि अमीबा, स्टारफिश या उसी को तारामीन या चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं। ये सभी मेरुदंड रहित हैं। इन सब के शरीर पर स्केल सल्क होते हैं। ये प्रजनन के लिए अंडे देते हैं। ये सभी जल में रहते हैं। तो इनमें सभी में समानता क्या होती है, तो देखो, अगर बात करें हम स्टार फिश, तो वो तो जल में रहती है, लेकिन चींटी और मकड़ी क्या जल में रहती हैं, नहीं रहती, तो ये अपना गलत हो गया। ये प्रजनन के लिए अंडे देती हैं, तो कुछ तो अंडे देती हैं लेकिन सभी अंडे नहीं देते हैं। इन सब के शरीर पर स्केल सल्क होते हैं, तो सभी के शरीरों पे सल्क भी नहीं होता। लेकिन जो अमीबा हो गया, स्टारफिश हो गया, चींटी हो गई, मकड़ी हो गई, ये सभी कैसे होते हैं कि इनमें जो मेरुदंड होता है, तो मेरुदंड का इनमें अभाव होता है। जो कशेरुक दंड या मेरुदंड बोले, इनमें कैसा होता है, अभाव होता है। ये क्या कहलाते हैं, ये अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि ये सभी मेरुदंड रहित हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये मत सोचिए कि यहाँ पे ये मिट जा रहा है, हम टिक मार रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस के नाम से आप लोग टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे तो वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है। पत्ते को पहले जल में उबाले और फिर अल्कोहल में, फिर विरंजित पत्ते को धोए, या पत्ते को आंच पर गर्म करने पर, या विरंजित पत्ते पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालें। तो स्टार्च का जब हम क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं, तो उसको जल में उबाले फिर अल्कोहल में, तो ये बिल्कुल परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा भी। और विरंजित पत्ते को धोए तो उससे भी स्टार्च का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर यदि हम पत्ते को आंच पर गर्म करेंगे तो क्या उससे स्टार्च का पता चलेगा, नहीं। पत्ता क्या हो जाएगा, गर्म करने पर वह सिकुड़ जाएगा या जल जाएगा।
लेकिन स्टार्च का पता नहीं चलेगा, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या, नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। ठीक, और आयोडीन विलयन के द्वारा तो बिल्कुल स्टार्च का तो पता लगाया ही जाता है। अगला क्वेश्चन, और अगर देखो आयोडीन जब विलयन को डालते हो तो स्टार्च कलर कैसे आता है, वहां पे ब्लू कलर आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं, उस स्थान के भूमजल स्तर को बढ़ाकर, या उस स्थान के भूमजल स्तर को घटाकर, या भूमि को खारे जल से बाढ़ग्रस्त करके, या पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो कैसे हटाते हैं, कैसे घटाते हैं उर्वरता को, तो भूमि को खारे जल से बाढ़ग्रस्त करके। तो कैसे घटाते हैं, तो भूमि को खारे जल से बाढ़ग्रस्त करके। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि रॉकेट ईंधन की विशेषता क्या है, यह भार में हल्का होता है, ऊष्मीमान उच्च होता है, और वायु की अनुपस्थिति में धीरे जलता है। तो जो रॉकेट होता है, तो रॉकेट की क्या विशेषता होती है, तो देखो जो रॉकेट होता है यह कैसा होता है, भार में हल्का होता है। तो क्या हल्का होता है भार में, तो यह भार में तो नहीं होता है। ठीक, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में धीरे जलता है। तो यह बिल्कुल है कि जो रॉकेट होता है यह वायु की अनुपस्थिति में कैसा होता है, धीरे जलता है, और इसका जो ऊष्मी मान होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि बी और डी जो है सही है। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अभिकथन है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, और कारण है पेट्रोलियम के निक्षेप काली मृदा में पाए जाते हैं। तो ये बताइए कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। तो देखो अगर बात किया जाए कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो बिल्कुल जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक, और अगर बात की जाए कि पेट्रोलियम के निक्षेप काली मृदा में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक, जो पेट्रोलियम का निक्षेप है वह काली नहीं, बल्कि देखो जो पेट्रोलियम हमें कहाँ से, जो शैवाल हो गए, तलछटी चट्टान हो गए, वहां से नीचे दबे हुए पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो पेट्रोलियम है वह बनते कैसे हैं, तो कई लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराने क्या हुए, जो हमारे मृत जीव हो गए, प्राणी प्लवक हो गए, यानी कि प्लांट किंगडम यानी जू प्लैंकटन हो गए, ये सभी क्या हो गए थे कि जब भूस्खलन हुआ या कभी कोई आकस्मिक घटना हुई तो उसकी वजह से नीचे उलट पुलट हो गए, तो ये दब गए, फिर धीरे धीरे से क्या हुए, दबते गए जो, और वहां पे क्या हो गया, एक फॉसिल्स का निर्माण हो गया। मतलब ये फॉसिल से ईंधन कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम को काला सोना तो कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो निक्षेप काली मृदा में पाए जाते हैं ये सही नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और अगर बात की जाए कि जो भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो असम में होता है। असम में कहाँ, डिगबोई में होता है, मुंबई में होता है, और कहाँ होता है, कृष्णा और गोदावरी के नदियों के डेल्टाओं में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूध को किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टिक अम्ल, पाश्चुरीकरण, या कार्बोनिक अम्ल। तो क्या करने पर दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है, तो अगर हम पाश्चुरीकरण कर देंगे, तो पाश्चुरीकरण कर देंगे तो क्या होगा कि जो यानी कि उसमें क्या होगी, जीवाणुओं की वृद्धि होगी, उसको अगर हम यदि उनमें क्या कर दें कि धीमी कर दे, तो जिससे क्या होगा कि जो दूध का सेल्फ जीवन है वह बढ़ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर कि जल का कोई नमूना सामान्यतः तापमान 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य दाब पर उबलता है, आप उसे हिमांक के संदर्भ में क्या कह सकते हैं। वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बर्फ बनेगा या जमेगा, वह बर्फ नहीं बनेगा, वह नहीं जमेगा, या वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
बर्फ बनेगा या जमेगा, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बर्फ बनेगा या जमेगा। तो क्या होगा? तो देखो, अगर यदि कोई जल का नमूना है तो वह क्या होगा कि वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बर्फ बनेगा और जमेगा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक महिला 20 किलोमीटर हावर्स की चाल से साइकिल पर अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने बैंक तक जाती है और वह 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ये बताइए आप लोग। तो क्या होगा? तो देखो, यानी कि वह 20 किलोमीटर चाल से साइकिल पर अपने घर से 5 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से कितने जा रही है? 5 किलोमीटर जा रही है। और अपने बैंक तक, और 30 किलोमीटर हावर्स की चाल से कहाँ आ रही है? घर की ओर आ रही। मतलब कि अगर देखो, उसको अगर जाने में कितना समय लग रहा है, तो कितना समय लग रहा है, तो 5/20 कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 0.25 हावर्स आ जाएगा। अपने को घंटे पे बताना है, ठीक। और अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 30 किलोमीटर, यानी कि उससे क्या आ रही है? वापस आ रही है, वापसी आ रही है, ठीक। और 30 किलोमीटर से आ रही, मतलब देखो, आ रही मतलब कितनी दूरी ही तय करनी पड़ेगी उसको? 5 किलोमीटर। तो 5/30, तो कितनी आ जाएगी? 0.167। ये आप लोग क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसलिए मैं लिख दिया हूँ डायरेक्टली, ठीक ना। अब उन क्या बोला है, उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या करेंगे, अपन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। किसको? तो 0.25 प्लस 0.167, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा अपना 0.417 हावर्स आ जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, ये तो अपने को क्या मिली? चाल मिली, लेकिन दूरी कितनी है? तो दूरी 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, ठीक। तो 10 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा? 0.417 हावर्स, ठीक। तो इस पे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फसल कटाई से पूर्व निष्पावन विनोइंग किया जाता है, या जुताई से पूर्व बुवाई की जाती है, या प्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है, या फसल कटाई के बाद थ्रेशिंग की जाती है। तो देखो, क्या फसल कटाई से पूर्व निष्पाइन विनोइंग किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। जुताई से पूर्व बुवाई की जाती है? तो नहीं, जोतने के बाद ही बोते हैं, है ना। फिर प्रेसिंग के बाद जुताई, तो ये भी गलत होगा। लेकिन फसल कटाई के बाद थ्रेशिंग, तो फसल काटने के बाद ही थ्रेशिंग करते हैं, मतलब उसको गहाई, आप लोगों के लोकल लैंग्वेज में गहाई बोला जाता है हम लोगों के। तो गहाई की जाती है थ्रेशर के माध्यम से, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा एक समुच्चय क्षारकीय होगा यहाँ पे? क्षार की प्रकृति का है। टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा, सिरका। खिड़की साफ करने के अपमार्जक, दही, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू का रस। कैलामाइन, कैलमाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की साफ करने के मार्जक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्कोहल, नींबू का रस, बुझा हुआ चूना। तो देखो, इसमें से अगर क्षार की प्रकृति के देखें, तो इसमें तो टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा ये तो ठीक है क्षारकीय, लेकिन सिरका क्षारक नहीं है। खिड़की साफ करने के मार्जक, ये भी क्षारक है। अगर बात करें जो दही हो गया, नींबू का रस हो गया, ये तो अम्लीय माध्यम होते, तो ये भी गलत हो गया। कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की साफ करने के मार्जक, तो बिल्कुल ये सभी क्षारकीय हैं।
नींबू का रस ये भी अम्लीय, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये बिल्कुल है। प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वृत्त है, बिल्कुल है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, तो ये अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, और ये ध्रुवों के निकट संकुलित है, तो जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो अगर इसकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव बोला जाए, तो साउथ से नॉर्थ, तो ये गलत है। क्योंकि जो इनकी दिशा होती है वह कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर। देखो, एक इसमें नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, तो इसमें जो चुंबक की वो कैसी होती है? ये ऐसे होती है। ठीक, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक, कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक, और कैसी बनाती है? एक वक्र बना लेती है, एक बंद परिपथ के अंतर। ठीक, और ये ध्रुवों के निकट, इन देखो ध्रुवों के निकट ये संतुलित हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की, निम्नलिखित में से किसके सेवन में वृद्धि बच्चे के लिए सहायक होंगी? चावल, आंवला, दूध या गुड़? तो देखो कि अगर यदि यानी कि रक्त बह रहा है उनके मसूड़ों से, तो किसके यानी किसकी कमी होती है? ठीक, तो यानी कि ये क्या होता है कि देखो, जब यानी हमारे पे शरीर पे क्या होगा कि यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, या यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट है उसकी मात्रा में कमी हो गई। ठीक, तो उसकी वजह से, तो अगर हमें मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत है, उसके लिए हमें क्या सेवन करने के लिए, सहायक करने के लिए देना चाहिए? तो आंवला। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन करता है? जीवित जीवों की प्रजाति मृत और सड़े गले जीवों में भोजन प्राप्त करती है और जीवित रहती है। दूसरा है कि जीवों की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की कीमत पर लाभ पाती है। तीसरा है जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती है। और चौथा है कि जीवों की परस्पर विरक्त तीन प्रजाति एक ही आवाज साझा करती है। तो सहजीवी संबंध मतलब क्या होता है? कि जब दो प्रजाति यानी दो जीवों के बीच जो सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, यानी कि उससे एक दूसरे दोनों प्रजाति को मिलता है, तो सिम्बायोसिस संबंध कहलाता है। तो ये इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कि जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती है। जैसे आप लाइकेन देखिए, एग्जाम्पल पे लाइकेन, इसमें कौन कौन से शैवाल और कवक। तो शैवाल भोजन देता है, और जो कवक होता है उसको रहने का आवास देता है, तो दोनों को इससे लाभ होता है। ये क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं होता है? तो खाद्य परीक्षक मतलब क्या होगा? कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य उत्पाद हैं, तो उन ये नहीं कि खराब होने से रोकने के लिए किया जाता है, सेल्फ जीवन के विस्तार के लिए। ठीक, तो उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो जो खाद्य परीक्षक के रूप में किसका उपयोग नहीं होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं होता है, NaOH का। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव नहीं है? अमीबा, फफूंद, यूग्लिना, पैरामीशियम? तो देखो, ये सभी कैसे हैं? एक कोश की जीव है, यूनिसेल्यूलर। लेकिन जो फफूंद होता है, यह कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक, या इसको मल्टी सेल्यूलर कहे या यूनिसेल्यूलर, यानी कि देखो जो कवक होता है, कवक कैसा होता है कि यानी कि दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये रहता है,
यानी बाहर रहता है तो कैसे डेड रहता है, और जैसे ही किसी के शरीर में एक्टिव प्रवेश करता है तो वह एक्टिव हो जाता है। सही, तो इस पे एक कोष की जीव कौन नहीं है, तो फफूंद नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि विज्ञान की प्रकृति के विषय में हमारी समकालीन समझ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति नहीं रखता है। विज्ञान स्थायी है किंतु परिवर्तनशील है। तो बिल्कुल जो विज्ञान होता है यानी कि वह स्टेबल है, जो उसके नियम है, तथ्य है, वह स्टेबल है, लेकिन परिवर्तनशील है। अगर हम उन पे खोज किया जाए, नए नए तथ्य निकाले जाए, तो उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने में प्रेक्षण एवं प्रायोगिक प्रमाण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल यानी कि जो प्रामाणिक प्रमाण है उसी के आधार पे करते हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही होगा अपना। अगला है कि वैज्ञानिक विचार सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक, विज्ञान का कार्य करने का कोई एकल मार्ग नहीं होता। तो बिल्कुल कोई एकल मार्ग नहीं होता, हम विज्ञान के कार्यों को कई रास्तों से कर सकते हैं। तभी ना जो थॉमस अल्वा एडिसन यानी जब बल्ब का आविष्कार किया तो 9,999 बार, अगर एक ही मार्ग होता तो क्या वो कर सकते थे, नहीं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज यहाँ पे क्वेश्चनों की समाप्ति होती हुई, और कल हम लोगों सीटेट के अंतिम प्रयास के रूप में कल एक सुबह मैराथन रहेगी। तो उस पे हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन और लगभग हमें लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको भी हम उसी पे ऐड करेंगे। तो कल सुबह 8 बजे से आप लोग जरूर जुड़िएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।